हाजिर होते हैं वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी होती है, आपके सरोकार की होती है। और इस बड़ी खबर के हर पहलू को समझने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी होता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है। इस बड़ी खबर पर बड़ी बहस के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला जी हमसे मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है मोदी सरकार के लिए। पहली बार आज संसद में उसकी परीक्षा होने जा रही है। सरकार के खिलाफ आज टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। 4 साल में मोदी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। आज के अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। वाईएसआर कांग्रेस भी प्रस्ताव के साथ है। सीपीएम भी संसद में प्रस्ताव का समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज टीडीपी। हालांकि मोदी सरकार बहुमत में है, लिहाजा सरकार को तो कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में बीजेपी के 274 सांसद हैं, वो अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव में 3 बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और श्यामा चरण गुप्ता की भूमिका बहुत अहम होगी। ये तीनों सांसद हर मोर्चे पर पार्टी के खिलाफ खड़े हुए दिखते हैं। अगर ये वोटिंग में शामिल नहीं हुए तो बीजेपी को सहयोगी दलों का मुंह देखना पड़ सकता है। तो ये जो पूरा अविश्वास प्रस्ताव जो मोदी के खिलाफ आज आने जा रहा है संसद पर, उसमें क्या सवाल उठते हैं और क्या उनके जवाब है, पहले वो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो क्या होता है। जवाब है कि विपक्ष का मत सदन में सरकार बहुमत में नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है, सरकार को क्या करना होगा और सदन में जरूरी समर्थन हासिल करना होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, बहुमत के लिए कितने सांसद चाहिए? बहुमत के लिए 270 सांसदों का आंकड़ा सरकार के साथ होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के लिए आज कोई मुश्किल नहीं है। एनडीए सरकार के लिए बहुमत के लिए कितने सांसद चाहिए? बीजेपी के पास ऑलरेडी 274 सांसद है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके भी आती है टीडीपी या वाईएसआर कांग्रेस तो कोई मुश्किल नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। लगातार ये हम आपको बता भी रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन है? टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस और सीपीएम, ये सभी तमाम पार्टियां जो हैं वो विपक्ष में उसके जो है खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही हैं। विपक्ष क्यों ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव? आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग करती आई है टीडीपी। और जब वाईएसआर ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाने जा रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के लोगों को एक मैसेज देना भी जरूरी समझा टीडीपी ने, और वो भी अब वाईएसआर के साथ जुड़ गई है। हालांकि दोनों ही सत्ता पे टीडीपी है काबिज और वाईएसआर विपक्ष में है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद हैं। सबसे पहले रुख रजत का कर लेते हैं। रजत, कोई खतरा तो नहीं है सरकार पर? देखिए, कोई खतरा नहीं है और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हाउस ऑर्डर में होगा नहीं होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी टीडीपी ने यह नोटिस दिया था लेकिन स्पीकर ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इस बार वाईएसआर, टीडीपी और जो और लेफ्ट और कांग्रेस है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात होगी कि क्या 11 बजे से हाउस चल पाएगा, क्योंकि जब आप 198B के तहत इसको मूव करते हैं, वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, तभी इस प्रस्ताव को स्पीकर मंजूरी देगा। तो मुझे लगता नहीं है कि आज भी हाउस ऑर्डर में होगा और मंजूरी मिलेगी। हालांकि जो नंबर्स है वो बीजेपी के पास पर्याप्त है। जो 270 का आंकड़ा है उससे ज्यादा एमपीज जो है वो बीजेपी के पास है, जैसा आपने बताया, और एनडीए को मिला ले तो एक आप कह सकते हैं
कि बिल्कुल इजी गोइंग है, बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल राजनीतिक ये है कि 4 साल के बाद पहली बार कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि सरकार में विश्वास नहीं है। और आप टीडीपी की बात करिए, वाईएसआर की बात करिए, और अब रामविलास पासवान भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को समझना होगा। तो आप कह सकते हैं ये चुनावी साल है, 1 साल बाद लोकसभा के बड़े चुनाव होंगे। अभी यूपी चुनाव में जो झलक दिखी है वो सरकार का आप कह सकते हैं आई ओपनिंग की तरह है वो। और आने वाले समय में क्या होगा ये आज निर्भर करेगा कि कितने लोग ऑन बोर्ड आते हैं। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो भले ही सरकार जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन ऑन बोर्ड कितनी पार्टीज आती हैं और क्या ये वो पार्टीज हैं जो कांग्रेस के यूपीए के साथ खड़ी होंगी, ये सब कुछ आज यहां से 11 बजे के बाद डिसाइड होगा। ठीक है रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह सर, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि नोटिस स्वीकार किए जाने के लिए लोकसभा में 50 की संख्या चाहिए। तो अगर 50 की संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभी तो कुछ आंकड़ा दिख नहीं रहा है, वाईएसआर और टीडीपी को मिला है तो 50 का आंकड़ा हो नहीं रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये नोटिस एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, तभी तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नहीं, वो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए जी। कई बार होता है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और पहले ही से बवाल हो रहा है। शुक्रवार को वो पहले एक बार कोशिश कर चुके हैं। हो चुका है। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 75(3) में एक प्रोविजन है, The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People। ये लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से सरकार जिम्मेदार होती है। जाहिर है कि आपने जो नाम दिया है अभी आपने प्रोग्राम का, मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा, दरअसल ये विपक्ष की अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा मोदी के नहीं, उनका तो बहुत क्लियर है कि 273 है और लिहाजा वो क्रॉस करना कहीं से मुश्किल नहीं है। अग्नि परीक्षा ये है कि ये पॉइंट्स होते हैं जो अपोजिशन को रैली कराते हैं, एक साथ लाते हैं। क्या अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे एक साथ आने को तैयार है? और ये वो मौका है जबकि अपने भड़ास निकाल सकते हैं। 1 साल रह गए, 4 साल आपने कितना नाराजगी थी, 1 साल रह गया है, जनता के पास जाना है। 1 साल में कैसे आप जाएंगे? तो रामविलास पासवान भी कुनमुना रहे हैं, शिवसेना भी कुनमुना रही है और बाकी अपोजिशन है। लेकिन जो इशू है टीडीपी का और इसका, क्या उसने वाकई अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, क्या आपने देश भर में जनमत ली? क्या कांग्रेस इससे इत्तेफाक करती है? और करती है तो कितना करती है? क्योंकि उसके समय भी ये चीजें हुई थी। और कोई भी नेशनल पार्टी स्पेशल स्टेटस दिलाने के फेवर में नहीं रहती है, क्योंकि उसके कंडीशंस बहुत अलग अलग हैं। आज अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो मुश्किल ये होगा कि रैली तो कर जाएगी अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन कल कभी वो सत्ता में आती है तब क्या ये स्थिति बनेगी? तो इसलिए प्रिंसिपली नहीं राजी नहीं, फिर एक रैली मान पाएंगे, एक रैलिंग पॉइंट है। और बहुत अच्छा, ये अग्नि परीक्षा दरअसल अपोजिशन यूनिटी के लिए है। अगर आती है तो भले सरकार चले, इसमें कोई बहुत दूर राय नहीं है, सरकार को तो ऐसे भी 1 साल ही चलना है, लेकिन ये पॉइंटर्स होते हैं जिसमें आप एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए शिवसेना कुछ न करे, वहां से वो इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान अलग हट जाए, बायकॉट कर दे, अलग हट जाए, तो ये लेवल नीचे आ जाता है। क्योंकि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिद्धांत है, मेजॉरिटी करीब 7 तरह के होते हैं। ये सिंपल ये चाहिए कि आप हाउस का कॉन्फिडेंस, मतलब जो मेंबर्स प्रेजेंट वोट कर रहे हैं, उनसे नंबर सरकार का ज्यादा है कि नहीं अपोजिशन के प्रस्ताव के खिलाफ। जी, मीम अफजल साहब, क्या आप इसे विपक्ष की अग्नि परीक्षा मानते हैं? नहीं, मैं समझता हूं एनके सिंह जी ने इसको विपक्ष की अग्नि परीक्षा कहा है, लेकिन हकीकी मानों में ये मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है। इसलिए कि पहली बार 4 साल में उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये कौन ला रहा है? ये हम लोग नहीं ला रहे जो उनसे 4 साल से लड़ रहे हैं, उनके सहयोगी लेकर आए हैं। यानी उसके अंदर जो सबसे बड़ा दल था उसने ना सिर्फ ये कि उनसे प्रोटेस्ट किया, पहले अपने मिनिस्टर्स को जो है इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद सपोर्ट भी देना छोड़ दिया। अभी आज रामविलास पासवान जी का भी बयान आया है और उससे भी साफ जाहिर होता है कि वो भी असंतुष्ट हैं। और ये मैं बहुत कई बार कह चुका हूं कि रामविलास पासवान किसी हालत में भी आखिरी वक्त में यहां नजर नहीं आएंगे जहां बैठे हुए हैं। और आप ये बात नोट कर लीजिए, बिल्कुल होने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में सरकार गिरे या ना गिरे, एक बात जरूर है कि कॉन्फिडेंस के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। जो सरकार पर एक अवामी कॉन्फिडेंस था, उनके अपने सहयोगियों का एक कॉन्फिडेंस था, उस पर एक सवालिया निशान लग गया है।
और ये एक इंप्रेशन, एक परसेप्शन बनता है कि सरकार जो है अपने साथियों को साथ लेकर चलने में भी नाकाम है और देश तो आजकल उनके साथ चल ही नहीं रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैं ये सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसके बावजूद कि तेलुगु देशम के साथ हमारा भी हमेशा एक अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का रिश्ता रहा है, उसके बावजूद हमने इसको सपोर्ट किया है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हम लोग इस वक्त ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है यूनाइटेड दिखाई दे। अब उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, दूसरा अहम मसला इसके अंदर ये है कि स्पीकर अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। पिछली बार जो ये मसला उठा था, स्पीकर ने इसको अलाउ नहीं किया। आज देखना सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग जाते हैं, कितने लोग मांगते हैं, सवाल यह है कि आज स्पीकर इसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, क्यों मोहभंग हो रहा है आपके साथियों का? 2019 एकदम सामने खड़ा हुआ है, चुनावी बिगुल फूंक दिया है अमित शाह साहब ने, क्यों मोहभंग हो रहा है आपके पुराने साथियों का आपसे? देखिए आदरणीय एनके सिंह साहब ने बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया। दरअसल आपने जो शीर्षक दिया, शीर्षक के अनुसार जो उन्होंने कहा कि विपक्षियों की एकता की अग्नि परीक्षा की घड़ी है, और जिस विपक्षी जो हमारे सत्ता पक्ष में साथी थे तेलुगु देशम पार्टी, आज जो विपक्ष की तरफ से खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने, और इस मुद्दे पर नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने मूव किया हुआ है। तो क्या कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में और विशेष राज्य के दर्जा देने के पक्ष में है, तो क्या कांग्रेस ने अपने जो उन्होंने ऑलरेडी बाइफरकेट करते समय ये प्रॉमिस भी किया था कि हम देंगे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? और जिस फाइनेंस कमीशन में ये बात हुई कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उस फाइनेंस कमीशन तो कांग्रेस के कार्यकाल का ही था। तो कांग्रेस किस तरह से संवैधानिक शस्त्रों का प्रयोग करते समय भी किस तरह से नैतिकता का पालन नहीं करती है, छल करती है, कपट करती है। आप नैतिकता की बात मत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, नैतिकता जैसे शब्दों की तो आप राजनीतिक पार्टियों को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस ने करना चाहिए? नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। नैतिकता की तो बात ही मत कीजिए। जिन्होंने जो है छल किया है, जिन्होंने चुनाव जीतने की बात करिए, वो समझ में आती है। हमने करना चाहिए, हम कर रहे हैं, नैतिकता का पालन करते हैं। नहीं, नैतिकता का पालन करते शोभना जी, इतना नाराज ना होइए। हम नैतिकता का पालन करते हैं, हम नीतियों का पालन करते हैं, लेकिन जो अनैतिकता के आधार पर ही राजनीति की बुनियाद रखते हैं, वो जब नैतिकता की बात करते तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठना बहुत स्वाभाविक है। और कांग्रेस ने जो है, जो हमारे जमाने में भी राज्यों का जो है पुनर्गठन हुआ, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन में दूसरों के साथ विद्वेष नहीं करा। इन्होंने तेलंगाना के खिलाफ आंध्र को खड़ा कर दिया, एक राज्य को खड़ा कर दिया। शुक्ला जी, एनके सिंह सर ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि अब जो साथी आपके 2-2 दशकों से, पिछले 20-20 सालों से, 10-10 सालों से जो आपके साथ हैं, वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो अनैतिक है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं फिर लौट के आपके पास आऊंगी और ये चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। कि आज के अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष एकजुट हुआ है। कल राहुल गांधी ने अपने जोशीले भाषण में सीधे सीधे मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कौरव पांडवों का भी जिक्र कर डाला, जिसका बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया। Like the Kauravas, the BJP and the RSS Like the Kauravas, the BJP and the RSS are designed to fight for power. Like the Pandavas, the Congress is designed to fight for the truth. Look at this. Who's deciding on the Congress to be the Pandavas? A party which in this free, independent India imposed the emergency, has been solely responsible for the Sikh riots, anti-Sikh riots after the Blue Star, after Mrs. Indira Gandhi's death.
party which had to be thrown out of power because they were clearly involved in about 12 lakh crores of corruption. तो राहुल गांधी और हमने जो सत्ता पक्ष है आपको दोनों को सुनवाया, निर्मला सीतारमण को, और दोनों ही जो कौरव पांडवों का जो जुमला छेड़ा था राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया। तमाम पैनल हमारे साथ है, मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर हमारे साथ हैं। एनके सिंह सर, मैं अब राहुल गांधी का जो भाषण का कुछ अंश हमने सुनवा दिया है तो हम थोड़ा सा जो अविश्वास प्रस्ताव है उससे हटकर एक बात कर लेते हैं कि क्या राहुल गांधी बदलाव का संदेश देने में कामयाब रहे हैं कल महाधिवेशन में? अच्छा स्पीच था और बड़ा एग्रेसिव था, और ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन से इसी भाव की उम्मीद रहती है, क्योंकि दूसरी तरफ से एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है जिसका अपना एग्रेशन बहुत साफ दिखाई देता है, तो उसके काउंटर में हमेशा अपोजिशन को एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो एग्रेसिव हुई और अच्छा लगा कि इस तरह के भाषण आ रहे हैं। और एक जो बड़ा परिवर्तन किया है, पहली बार हुआ है, मैं कांग्रेस करीब 20 साल मैंने कवर किया है, कि कांग्रेस में राहुल गांधी को कल सारे पावर्स दे दिए गए हैं सीडब्ल्यूसी चुनने के लिए, जो कि एपेक्स बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। और जो 24 मेंबर चुने जाएंगे, पहले होता था कि 12 चुने जाते थे और 12 नॉमिनेट होते थे, अब वो 24 के 24 राहुल गांधी अपनी टीम तैयार करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि नए लोगों को काफी ज्यादा तरजीह दी जाएगी। मीम साहब मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लगता है कि उतने ही यंग हैं और इनको भी अगर मौका मिले तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये है कि राहुल गांधी अपनी टीम तैयार करने जा रहे हैं, यंग लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। तो कल का जो कांग्रेस का जेस्चर था वो बिल्कुल एक अपोजिशन का जो एग्रेसिव होना चाहिए। बस यही दिक्कत है कि आज जो हाउस में टीडीपी ला रहा है या जगन की पार्टी ला रही है, उसकी जगह कितना अच्छा होता कि कांग्रेस नीरव मोदी पे ले आती और तब ये एग्रेशन दिखाई देता। आज आप एक सेकेंडरी वो हो गए कि हाँ साहब हम भी उसको सपोर्ट करेंगे, ये माहौल एक बनाते, क्योंकि नीरव मोदी को लेके एक जबरदस्त नाराजगी है देश में। तो अगर कांग्रेस यह ले आती तो मेरे ख्याल से देश भर में उसको एक एंडोर्समेंट मिलता और एक अच्छा प्रयास होता। कांग्रेस इसमें और शायद विपक्ष और एकजुट होता, क्योंकि आप नेशनल पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, पब्लिक ओपिनियन भी फेवर करता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एनके सिंह सर, मैं आपसे एक बात पे आऊंगी। आंतरिक लोकतंत्र की कांग्रेस हमेशा बात करती आई है, और लेकिन पार्टी कार्य समिति के जो लोग हैं सभी 24 सदस्य जो है उनको नॉमिनेट राहुल गांधी कर रहे हैं। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। 4 साल में मोदी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। आज के अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। वाईएसआर कांग्रेस भी प्रस्ताव के साथ है, सीपीएम भी संसद में प्रस्ताव का समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज टीडीपी एनडीए से अलग होकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। हालांकि मोदी सरकार बहुमत में है, लिहाजा सरकार को कोई खतरा नहीं है। लोकसभा में बीजेपी के 274 सांसद हैं, वो अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव में 3 बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और श्यामा चरण गुप्ता की भूमिका बहुत अहम होगी। ये तीनों सांसद हर मोर्चे पर पार्टी के खिलाफ खड़े दिखते हैं। अगर ये वोटिंग में शामिल नहीं भी हुए तो बीजेपी को सहयोगी दलों का मुंह देखना पड़ सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज मोदी की सबसे पहली परीक्षा संसद में होने जा रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमसे जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेता हैं और सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है, आपके जो साथी हैं उनका मोह भंग आपसे हो ही रहा है। आप ये बताइए, अभी अमित शाह साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब आंध्र प्रदेश में भी जीतने का मौका टीडीपी ने हमारी झोली में डाल दिया है, हम बूथ तक पहुंच चुके हैं। कितना तैयारी बीजेपी की है अब अकेले आंध्र प्रदेश में उतरने की? निश्चित तौर पर जहां पर हम सहयोगियों का साथ निभाने की पूरी कोशिश करते, महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव समझौते का प्रयास 2014 के विधानसभा चुनाव तक किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 126 सीटें मांग रही थी, शिवसेना उसको स्वीकार नहीं किया। अंततः आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते 123 सीट जीती और शिवसेना जो है वो 63 सीटों पर सिमट गई। तो जिन हमारे सहयोगियों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है, ये पाया जाता है
कि कालांतर में उनकी नैया डूबने की कगार पर पहुंच जाती है। तो ये स्थिति है, क्योंकि बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूरी अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। एक मुद्दा जिस पर आपने पहले चर्चा की थी, उस पर जरूर मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। कौरव और पांडव दो उपमाओं का प्रयोग किया गया राहुल गांधी जी द्वारा। तो कौरव तो वो है जो पुत्र मोह में श्रीमती सोनिया गांधी योग्यताओं को जो है फेंक कर एक अपने पुत्र मोह में आप वो पुराना रोना छोड़िए। मैं प्रेम शुक्ला जी आपको रोकूंगी और इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। लोकसभा में 3 नोटिस अप्लाई किए गए हैं, जिसमें से 2 नोटिस टीडीपी ने दिए हैं और 1 नोटिस वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 3 नोटिस दे दिए गए हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमसे जुड़ गए हैं। जी रजत, 3 नोटिस दिए गए हैं संसद में। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर सेक्रेटेरिएट है उसने साफ ये जानकारी दी है कि 2 नोटिस जो है वो टीडीपी की तरफ से दिए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के और 1 वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन रेड्डी की पार्टी से दिया गया और तीनों ही जो नोटिस है फिलहाल उसको स्वीकारा गया है। लेकिन डिपेंड करेगा कि हाउस की सिचुएशन क्या होती है। क्या सुबह क्वेश्चन आवर चलाने के बाद 12 बजे के बाद इस पर मोशन को इस प्रस्ताव बदला जाए, इस पर डिस्कशन हो, वोट कराया जाए लोकसभा के अंदर। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हाउस कितना ऑर्डर में होगा। लेकिन ये बात सच है कि 2 नोटिस टीडीपी की ओर से और 1 वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने रिसीव करी है। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह सर, 3 नोटिस आ गए हैं, 2 टीडीपी ने दिए हैं, 1 वाईएसआर ने दिया है। क्या माना जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष आंध्र प्रदेश में अब एकजुट हो गए हैं, अपनी अपनी कहीं ना कहीं इज्जत बचाने की होड़ मच गई है, जो विशेष राज्य का दर्जा के लिए लड़ाई है आंध्र प्रदेश की? नहीं, देखिए ये लड़ाई विशेष राज्य का नहीं है। असली बात आप समझे, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से जगन मोहन रेड्डी के साथ टैसिट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही थी। ये बात जब चंद्रबाबू नायडू को पता चली तो 20 साल का रिश्ता है और ये बहुत नैतिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत नोन है कि क्यों चंद्रबाबू नाराज हुए। तो असली बात ये थी कि अभी ये पता लगा कि धीरे धीरे जगन मोहन रेड्डी के साथ नजदीकियां ज्यादा बीजेपी की हो रही है, जिसपे एक मिनट सर, आपको रोकना चाहेंगे। लोकसभा में अनंत कुमार संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवा देते हैं। के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव दोनों को लेने के लिए हम तैयार हैं। और पिछले 2 हफ्ते से कांग्रेस वाले और बाकी विपक्ष हंगामा खड़ा करके रखा है। यदि आज के दिन में हाउस ऑर्डर में नहीं है, उसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है और कांग्रेस इसके बारे में सोच ले। हम तैयार हैं। सर, राहुल गांधी ने एक और गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो हत्या का आरोपी है और ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता। देखिए, मैंने कहा ना, हर गोली हवा में चल रही है क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं है। इसलिए अनाप शनाप बोलते रहना, बेफिजूल आरोप करना, ये राहुल गांधी को आदत पड़ चुकी है। वो हेडलाइन बनना चाहते हैं, लेकिन वो हेडलाइन खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के अध्यक्ष का दम निकल चुका है। चाहे अविश्वास मत आए, वो तैयार है।